सत श्री अकाल दोस्तों, की हाल चाल तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ। उम्मीद करदा तुसीं सारे ठीक होवोगे। सो लैके हाज़र हो गए अज एक होर नवीं वीडियो। सो तुसीं साडे इस चैनल ਨੂੰ बहुत सारा प्यार दिता तो इदां ही दिंदे रहो। सो कई दोस्त सानू कमेंट करके पुछदे भी तुहाडे पहले वाली जिहड़ी वीडियो सी उन्हां नू की प्रॉब्लम आई। सो काफ़ी टाइम तो साडे चैनल उत्ते प्रॉब्लम आ रही सी तो साडियां सारियां जिहड़ियां वीडियो डिलीट ऑटोमैटिकली हो गई सीगियां। सो असीं दोबारा जिहड़ियां वीडियो नवें तरीके नाल दोबारा वीडियो शुरू कीतियां ने सारियां। सानू तुहाडी इदां ही सपोर्ट चाहिए जिद्दां तुसीं सानू सपोर्ट कर रहे हो। सो लैके हाज़र होए अज एक होर नवीं वीडियो। ਜਿਹੜੇ दोस्त पहली बारी आए ने चैनल ਤੇ चैनल सबसक्राइब कर लो। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। जनवरी 2005 में नासा की तरफ से एक अनोखा प्रोब स्पेस में लॉन्च किया जाता है। इसका मिशन ये पता लगाना था कि आखिर अर्थ मतलब कि अर्थ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ। रियलिटी दसी हुई है। हाँ जी। जो रियलिटी है। पानी आया कहां से। डीप इम्पैक्ट नामी ये प्रोब 27 करोड़ किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद एक कॉमेट के करीब पहुंचता है और इसी कॉमेट में छुपे थे कई ऐसे राज जिन्हें पिछली कई सदियों से ढूंढा जा रहा था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एक ही ऐसी जगह है जहां ह्यूमन बीइंग्स जिंदा रह सकते हैं। ऐसा मालूम होता है जैसे अर्थ को इंसानों के लिए ही बनाया गया है। यहाँ वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो जिंदगी के लिए बहुत अहम मानी जाती हैं। देख लो साइंटिस्ट किन्ने टाइम तो ये पता करते भी ने कि लाइफ कित्थे होर हो सकती, किहड़े प्लैनेट ते जेड़ा जीवन लोकी बिता सकते ने। पर अज तक अर्थ तो वधिया अर्थ जिन्ने सोर्सेज होर किसी प्लैनेट ते नहीं हैगे। ये खास उस परमात्मा ने इंसानां वास्ते ही बनाए। सही किया उन्होंने। खाना और ऑक्सीजन, इतनी वसी और जायंट यूनिवर्स में दूसरा कोई ऐसा प्लेनेट हो या ना हो, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ अर्थ को ही जानते हैं जहां पर इंसान बगैर किसी मदद के जिंदा रह सकता है। पर आज से 5 अरब साल पहले अर्थ का कोई वजूद ही नहीं था। जिस जगह पर आज अर्थ और हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, ये मिल्की वे गैलेक्सी का किनारा है। जब हमारा प्लेनेट नहीं था तो इसकी जगह यहाँ पर एक बहुत बड़ा बादल हुआ करता था। एक ऐसा बादल जिसमें सिर्फ मिट्टी और गैसेस भरी हुई थी। आखिर इस बादल में ऐसा क्या हुआ जो ये एक प्लेनेट में बदल गया, वही प्लेनेट जहां आज हम रहते हैं। मिट्टी और गैसेस के इस बादल को मॉलिक्यूलर क्लाउड कहा जाता है। इस बादल में डस्ट पार्टिकल्स थे जिसमें रेत, सिलिकॉन और मुख्तलिफ मेटल्स के जर्रात भी शामिल थे। इस बादल की पैदाइश मुख्तलिफ डेड स्टार्स की वजह से हुई थी। यूनिवर्स के शुरुआती वक्त में जिन स्टार्स ने अपना सारा फ्यूल जला दिया वो फट गए और फटने की वजह से उनके जर्रात आसपास यूनिवर्स में फैल गए। ये आसमान में दिखने वाले बादल की तरह नहीं, बल्कि ये कुछ ऐसे दिखते हैं जिनको हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से कैप्चर किया गया था। हैरत अंगेज तौर पे ये बादल 100 लाइट ईयर्स जितना बड़ा था। यानी इसके एक कोने से अगर कोई लाइट ट्रेवल करना शुरू हो तो इसको मॉलिक्यूलर क्लाउड के दूसरे कोने तक पहुंचने में 100 साल लग जाएंगे। आसान अल्फाज में समझा जाए तो सूरज और अर्थ के दरमियान जितना डिस्टेंस है, इससे 60 लाख गुना बड़ा ये मिट्टी का बादल था। यही वो बादल है जिसमें से नए स्टार्स और प्लैनेट्स बनते हैं। और जो ताकत, जो फोर्स इस बादल में से स्टार्स और प्लैनेट्स को बनाती है वो है ग्रेविटी। जी हाँ, वही ग्रेविटी जो स्पेस में होती तो नहीं बल्कि ये जनरेट होती है। स्पेस में दो ऑब्जेक्ट्स अपनी अपनी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी ग्रेविटी भी ज्यादा होगी। मॉलिक्यूलर क्लाउड के पार्टिकल्स इसी ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे में जुड़ते गए। जो बड़े पार्टिकल्स थे उन्होंने छोटे पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से एक दूसरे में टकराने लगे और इसकी वजह से एनर्जी जनरेट हुई जिसने गोल घूमते हुए बादल के कोर को, उसके सेंटर को गर्म कर दिया। अगले करोड़ों सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और मॉलिक्यूलर क्लाउड का कोर बड़ा भी होता गया, ज्यादा तेज भी घूमने लगा और ज्यादा गर्म भी हो गया। और एक वक्त के बाद ये बहुत बड़ा फायरबॉल हमारा सूरज बन गया।
बचा हुआ मॉलिक्यूलर क्लाउड अब इसी सूरज के गिर्द घूमने लगा। इसमें मौजूद पार्टिकल्स और गैसेस से ही सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, जिंदगी और उन प्लैनेट्स के गिर्द घूमने वाले चांद बनेंगे। पर आखिर कैसे? ये एक मिस्ट्री थी, लेकिन अब नहीं है। मॉलिक्यूलर क्लाउड से स्टार यानी सूरज बनने के बारे में पहली बार एक हाइपोथेसिस 1700s में जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कांट और फ्रेंच स्कॉलर पियर साइमन की तरफ से पेश किया गया, लेकिन उस वक्त ये सिर्फ एक आइडिया था। उसके बाद 1920 और 1950 के बीच में जब टेलीस्कोप्स काफी एडवांस होने लगे तो एस्ट्रोनॉमर्स ने अपनी आंखों से स्पेस में कई ऐसे डस्ट क्लाउड्स को देखा जिसके अंदर नए स्टार्स का जन्म होता है। लेकिन इन बादलों के अंदर देखना टेलीस्कोप की मदद से पॉसिबल नहीं था। फिर 1970 और 1980 के बीच रेडियो और इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की इन्वेंशंस ने ये मसला भी हल कर दिया। अब डस्ट और गैसेस के इन बादलों के अंदर देखना भी मुमकिन हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने इंफ्रारेड टेलीस्कोप्स की मदद से मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर नए स्टार्स को बनते हुए देखा। इससे ये साबित हो गया कि नए स्टार्स मॉलिक्यूलर क्लाउड्स के अंदर ही जन्म लेते हैं और बादल के बचे देख लो ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੂ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਹਨਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਵੀ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਇੰਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ नहीं पता साइंस बारे उन्होंने तो इतना ही पता लगता वीडियो थ्रू है ना। तो आज देखते हैं आगे। पार्टिकल से बाद में प्लैनेट्स बनते हैं, पर यह प्रोसेस शुरू कैसे होता है, पहले इसके बारे में कई आइडियाज फ्लोट किए गए। लेकिन फिर मार्च 2003 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसने सदियों पुराने इस सवाल का जवाब दे दिया। एस्ट्रोनॉट डॉन पेटिट ISS में मौजूद मुख्तलिफ चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट करके ये देखना चाहते थे कि ये चीजें स्पेस में कैसे बिहेव करती हैं। उन्होंने पानी के बबल्स बनाए और उसके अंदर डिसॉल्व होने वाली टैबलेट्स को डाला, रंगीन पानी की भंवरें बनाई और एक प्लास्टिक बैग में नमक डालकर उसे स्पिन किया। इन एक्सपेरिमेंट्स का मकसद वैसे तो कुछ और था, लेकिन उनके आखिरी एक्सपेरिमेंट ने सदियों पुराने सवाल का जवाब दे दिया। जब नमक को प्लास्टिक बैग में डाला गया तो थोड़ी देर के बाद सॉल्ट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ चिपक गए, क्योंकि स्पेस में ये पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि मॉलिक्यूलर क्लाउड के अंदर छोटे बड़े जर्रात जो सारे सूरज के गिर्द एक ही डायरेक्शन में घूम रहे थे वो आपस में इसी नमक की तरह जुड़ गए और यहीं से प्लैनेट्स के बनने की इन्होंने नमक दी एग्जांपल देती कि नमक ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਆ। ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਜ ਮੰਡਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਂਦ ਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। शुरुआत हुई करीब 4.5 अरब साल पहले मॉलिक्यूलर क्लाउड में भी इसी तरह पार्टिकल्स मिलकर एक झुंड बनाने लगे, ठीक उसी तरह जैसे डॉन पेडिट के एक्सपेरिमेंट में नमक के जर्रात एक दूसरे से मिल रहे हैं। जब इस झुंड का साइज 1 किलोमीटर तक यानी एक पहाड़ की साइज जितना बड़ा हो गया तो इसकी अपनी ग्रेविटी इतनी ज्यादा हो गई कि इसने आसपास के पार्टिकल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे वैक्यूम क्लीनर मिट्टी को अपने अंदर सक करता है। अगले 30 लाख सालों तक ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहा और जर्रात के झुंड में से 20 प्लैनेट्स उभर कर सामने आ गए जो सारे सूरज के गिर्द घूम रहे थे। अब क्योंकि ये 20 प्लैनेट्स काफी बड़े हो चुके थे, इसी वजह से इनकी अपनी ग्रेविटी ने ऑर्बिट के दौरान एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी आपस में टक्कर होने लगी। हर एक टक्कर में 2 प्लैनेट्स ने आपस में मिलकर एक बड़ा प्लैनेट बना दिया।
वक्त के साथ साथ इन टक्करों की वजह से सोलर सिस्टम में जहां पहले 20 प्लैनेट्स थे, वो अब सिर्फ चंद प्लैनेट्स ही रह गए, जिसमें वीनस, मरक्यूरी, मार्स और हमारा अर्थ भी शामिल है। पर ये अर्थ उस वक्त ऐसा नीला और जिंदगी से भरपूर नहीं था, बल्कि ये कोलिजन्स की वजह से आग बगोले की तरह काफी गर्म था। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि अर्थ को इस मकाम तक पहुंचने में करीब 3 करोड़ साल लगे थे। उस वक्त अर्थ का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस के करीब था, यानी अगर इस पॉइंट पे यहाँ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आ भी गया तो ये सेकंड से भी कम टाइम में भाप बनकर खत्म हो जाएगा। अर्थ में जिंदगी के आसार सिर्फ तभी उभर पाएंगे जब इसका टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन जब तक ये ठंडा होता, इसे अपनी एग्जिस्टेंस के लिए अभी सबसे बड़े खतरे का सामना करना था, सोलर स्टॉर्म। जी हाँ, सूरज से निकलने वाली शुआएं जब भी किसी प्लेनेट में दाखिल होती हैं तो वो उसके एटमॉस्फेयर को काफी नुकसान पहुंचाती हैं। यही सोलर स्टॉर्म्स दूसरे प्लैनेट्स में भी आते हैं और इसकी वजह से यहाँ जिंदगी का बढ़ना मुमकिन नहीं होता। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, मार्स जो अर्थ का पड़ोसी प्लैनेट है, वहाँ पर सोलर स्टॉर्म्स ने जिंदगी के चांसेस को खत्म कर दिया है। पर इन्हीं सोलर स्टॉर्म्स का अर्थ ने मुकाबला कैसे किया, इसका सीक्रेट छुपा है अर्थ के कोर में। जब मॉलिक्यूलर क्लाउड में अर्थ बनना शुरू हुआ तो इसका टेम्परेचर काफी बढ़ गया। इस टेम्परेचर ने अर्थ को एक फायर बॉल बना दिया। पत्थर पिघल गए और उनमें मौजूद आयरन और निकल भी। अब क्योंकि आयरन और निकल का वजन काफी ज्यादा होता है तो वो अर्थ के कोर में गिरना शुरू हो गए। जियोफिजिसिस्ट्स का मानना है कि जब भी मोल्टन आयरन को गोल घुमाया जाए तो वो अपने गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब क्योंकि अर्थ के कोर में मोल्टन आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है, तभी वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और स्पेस में ये मैग्नेटिक फील्ड का असर जहां तक रहता है, इसे मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। नॉर्मली ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वो साइड जो सूरज को फेस कर रही है, उसमें 3,70,000 किलोमीटर तक फैली हुई है, यानी लगभग जितना दूर चांद है। और जो साइड सूरज को फेस नहीं कर रही, उसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाखों किलोमीटर्स तक फैल जाती है। यही वजह है कि सूरज से निकलने वाली रेडिएशंस को मैग्नेटिक फील्ड रोक देती है। नॉर्थ और साउथ पोल पे ये मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो यहाँ पर ये रेडिएशन एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर पार्टिकल्स के साथ मिलकर अरोरा इफेक्ट पैदा करती है, जिन्हें हम नॉर्दर्न और सदर्न लाइट्स भी कहते हैं। लेकिन ये रेडिएशंस इतनी कम है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। नया अर्थ जिसने सोलर स्टॉर्म्स का मुकाबला तो कर लिया, पर अभी भी ये जिंदगी के लिए परफेक्ट नहीं था। अर्थ को एक और मुश्किल तरीन मरहले से भी गुजरना था, एक प्लेनेट कोलिजन। इसका हम इंसानों को पता कैसे चला, इसके लिए हमें 1960s में जाना होगा। अमेरिका ने कई अपोलो मिशंस प्लान किए और एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजा। पहले ये माना जाता था कि चांद अर्थ का ही टुकड़ा है जो किसी वजह से अर्थ से अलग हो गया। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर गए और वहाँ पत्थरों के कुछ सैंपल्स लेके आए तो देखने में ये पत्थर अर्थ पर पाए जाने वाले पत्थरों जैसे नहीं दिखते थे। ऐसा मालूम होता है कि इन पत्थरों को जलाया गया हो। मजीद इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਚੰਨ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਲੈਨਟ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਆਮ ਹੀ ਚੰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। नेक्स्ट देखते हैं अपना। चांद और अर्थ के पत्थर में मौजूद ऑक्सीजन आइसोटोप्स एक जैसे हैं, जिससे ये साबित होता है कि चांद था तो पहले अर्थ का ही हिस्सा, लेकिन बहुत ज्यादा गर्माइश ने इसका ये हाल किया है। इतनी ज्यादा गर्माइश सिर्फ एक ही चीज पैदा कर सकती है और वो है किसी और प्लेनेट का टकराना। जब अर्थ आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा था, उस वक्त एक दूसरा प्लेनेट अर्थ की तरफ बढ़ने लगा। ये प्लेनेट करीब मार्स की साइज जितना बड़ा था और इसको थिया का नाम दिया गया है। जब थिया अर्थ से टकराया तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। अर्थ और थिया के जलते हुए टुकड़े आसमान में फैल गए और आखिरकार अर्थ को ऑर्बिट करने लगे।
अर्थ को ऑर्बिट करते ये टुकड़े अगले हजारों सालों तक उसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ते गए जैसे मॉलिक्यूलर क्लाउड में पार्टिकल्स जुड़े थे, और यूं जन्म हुआ चांद का। पहले चांद अर्थ के काफी करीब था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी जितना हमें चांद दिखता है, पहले ये 15 टाइम्स ज्यादा बड़ा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करीब 1.5 इंचेस पर ईयर के हिसाब से ये अर्थ से दूर हो रहा है। आपको यहाँ बताते चलें कि थिया का अर्थ के साथ हौलनाक टकराव और चांद का पैदा होना, ये वो दो इवेंट्स थे जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में मौजूद हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि ये दो इवेंट्स अगर नहीं होते तो शायद अर्थ पर कभी जिंदगी आ ही नहीं पाती। पर आखिर कैसे? जब मार्स के साइज जितना प्लेनेट अर्थ से टकराया तो इसने अर्थ को एक साइड पे झुका दिया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अर्थ जो पहले अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा था, अब ये 23.5 डिग्रीज के एंगल पे टिल्ट हो गया, और इस टिल्ट ने अर्थ को दिए मुख्तलिफ किस्म के मौसम। जैसा कि आप जानते हैं कि जमीन की एक फुल रोटेशन एक दिन को जाहिर करती है और सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर एक साल को। अब क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्रीज पे झुका हुआ है, तो साल के वो महीने जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से ज्यादा करीब होता है, तब यहाँ गर्मियों का सीजन होता है, और सर्दियों में यही हिस्सा सूरज से दूर हो जाता है। इस टिल्ट की वजह से अर्थ के सरफेस पर पूरा साल एक जैसी गर्माइश नहीं पड़ती और ना ही एक जैसी ठंड। इन बदलते मौसम की वजह से हमें मुख्तलिफ फ्रूट्स और सब्जियां खाने को मिलती हैं। साल भर मुख्तलिफ रंग देखे जा सकते हैं, और मूनसून में बारिश के साइकिल की वजह से पीने का साफ पानी रिवर्स के जरिए मिलता है। इसके अलावा चांद के बनने की वजह से समंदरी लहरें भी बनती हैं। ये लहरें समंदरी मखलूक के लिए न्यूट्रिएंट्स फराहम करती हैं, क्योंकि अगर ये लहरें ना होती तो समंदर में न्यूट्रिएंट्स सिर्फ चंद स्पॉट्स पे ही रहते। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि समंदर में लहरें तो तब बनेंगी जब अर्थ पर पानी होगा, जो जिंदगी के लिए सबसे अहम है। तो फिर आखिर अर्थ पर पानी आया ही कहाँ से? ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी मिस्ट्री रही है। जनवरी 2005 में नासा ने डीप इम्पैक्ट नामी एक प्रोब स्पेस में लॉन्च किया। इसको 27 करोड़ किलोमीटर दूर टेम्पल 1 नामी एक कॉमेट के पास भेजा गया। इस प्रोब के आगे 350 किलो का कॉपर इम्पैक्टर लगाया गया, जिसे टेम्पल 1 से जाकर टकराना था। 4 जुलाई 2005 को ये इम्पैक्टर 38,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेम्पल 1 कॉमेट से जा टकराया और उसने एक बहुत बड़ा क्रेटर बना दिया। इस इम्पैक्ट को डीप इम्पैक्ट प्रोब पे लगे रेडियो टेलीस्कोप्स की मदद से कैप्चर किया गया, और इस टेलीस्कोप ने जो कुछ दिखाया वो वाकई काफी हैरानकुन था। टक्कर की वजह से जो लाइट निकली उसको स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एनालाइज करने पर मालूम पड़ा कि टेम्पल 1 के अंदर बर्फ की फॉर्म में पानी भरा हुआ है। अब ये तो साबित हो गया कि सूरज से बहुत दूर एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद कॉमेट्स के अंदर पानी मौजूद है। लेकिन आखिर ये कॉमेट्स अपना ऑर्बिट छोड़कर अर्थ तक आए कैसे, और वो भी करोड़ों की तादाद में? एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा प्लेनेट ही कर सकता है, जुपिटर। जी हाँ, जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, और जाहिर है इसकी ग्रेविटी भी अर्थ से कई गुना ज्यादा है। और इसकी खास बात यह है कि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बिल्कुल करीब ऑर्बिट करता है। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि पास्ट में एस्ट्रॉयड बेल्ट में जितने भी बड़े साइज के कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड्स मौजूद थे, उनके नॉर्मल ऑर्बिट को जुपिटर की ग्रेविटी ने एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट कर दिया। नॉर्मल सर्कुलर ऑर्बिट वो होता है जब एस्ट्रॉयड सूरज के गिर्द परफेक्ट सर्कल में चक्कर लगा रहे हों, लेकिन जब जुपिटर की ग्रेविटी ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट से निकलकर ओवल शेप के ऑर्बिट में चले गए, जिसे एलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। और इसी दौरान वो अर्थ के रास्ते में आए तो ग्रेविटी ने उनको अर्थ पर खींच लिया। जियोलॉजिस्ट का मानना है कि पानी अर्थ पर शुरुआत में नहीं था, बल्कि ये अर्थ के पैदा होने के 50 करोड़ साल बाद यहाँ आया है। पर ये हमें पता ही कैसे चला? जिरकॉन एक मिनरल है जो पत्थरों में पाया जाता है, और इसके बनने के लिए पानी बहुत जरूरी है।
और क्योंकि इसमें यूरेनियम के जर्रात भी होते हैं, इसी वजह से रेडियो एक्टिव डिके की मदद से इसकी एज का पता लगाया जा सकता है। अभी तक अर्थ पे मौजूद जितने भी जिरकोन के सैंपल्स की एज निकाली गई है, उससे मालूम होता है कि वो 4 अरब साल पहले बने थे, यानी अर्थ पैदा होने के 50 करोड़ साल बाद। मॉलिक्यूलर क्लाउड से अर्थ की पैदाइश, मार्स जितने बड़े थिया का टकराना, अर्थ का टिल्ट होना और चांद की वजह से समंदर में लहरें पैदा होना, करोड़ों किलोमीटर दूर जुपिटर की वजह से अर्थ को पानी मिलना, जिंदगी के आसार बेहतर होते दिखाई देते हैं। यहाँ तक अर्थ का टेम्परेचर काफी हद तक गिर चुका था, करीब 100 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज अभी भी अर्थ में नहीं थी, ऑक्सीजन। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कैसे आया। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। सो सारी ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਲੈਨਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਲੈਨਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ, ਸੂਰਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਚੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਆਪਸ 'ਚ ਟਕਰਾਏ ਨੇ, ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਰਹੀ ਧਰਤੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 50 ਅਰਬ ਸਾਲ ਜੋ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇਖੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਰਥ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਲਈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖੀ ਆ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।